साल 8 साल प्रधानमंत्री के 8 साल का कार्यकाल, लेखा जोखा क्या कुछ उन्होंने किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कितना फायदा देश को हुआ और कितना नुकसान देश को हुआ। आज 7 बजे के बुलेटिन में हम बात यही करेंगे, आपको दिखाएंगे ये 8 साल प्रधानमंत्री के कैसे रहे, देश के कैसे रहे। देखिए, तो मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी कि टेन्योर की तीसरी सालगिरह है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 8 साल के कार्यकाल में ये बता दिया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार अपने फैसलों से कैसे देश की दिशा और दशा बदल सकती है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों पर गौर अगर किया जाए तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। भले ही कोरोना काल की दूसरी लहर में उपजे हालात सरकार के लिए बड़ी चुनौती रही है, लेकिन सरकार ने वैक्सीनेशन और अब बूस्टर डोज से हालात पर काफी हद तक काबू किया है। लेकिन कठिन दौर में सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति से ऐतिहासिक फैसलों जो लिया गया वो देश में बड़े बदलाव का कारण भी रहा है। भारत की विकास यात्रा को नई रफ्तार दी गई है। आइए आपको दिखाते हैं मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल पर एक खास रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश मजबूती से उभरा है। देश दुनिया में भारत के पराक्रम की चर्चा हो रही है। इसकी वजह भी है, सरकार ने कठिन दौर में ऐतिहासिक फैसले लेकर देश का मान बढ़ाया है। चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन, हर देश भारत का लोहा मान रहा है, क्योंकि राष्ट्रनायक मोदी ने भारत को विश्व गुरु के तौर पर पेश किया। मोदी सरकार ने देश के हर तबके को साथ लेकर चलने की कोशिश की। साथ ही दुनिया को यह बता दिया कि भारत किसी भी मसले को अपने तरीके से हल करने में सक्षम है। नया भारत किसी भी मुद्दे पर दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं करता। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोदी सरकार के उन बड़े फैसलों और उपलब्धियों के बारे में जिसने देश और दुनिया में भारत को लेकर नजरिया बदल दिया। आतंकवाद पर लगाम। 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला। बेहद खास अंदाज में संसद भवन की चौखट पर मत्था टेककर उन्होंने ये जता दिया कि देश में संसद ही सर्वोच्च है और संविधान के तहत ही देश चलेगा। देश पर अगर किसी ने आंख उठाने की कोशिश की तो उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। इसी नीति के तहत पीएम मोदी ने सबसे पहले आतंकवाद पर नकेल कसी, क्योंकि 2014 से पहले देश में आतंकी हमले आम बात थी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हो या राजधानी दिल्ली, देश ने कई आतंकी हमले झेले। 12 मार्च 1993 को शुक्रवार के दिन मुंबई में 12 सिलसिलेवार बम धमाके हुए, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 800 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इतना ही नहीं, 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली के सरोजनी नगर, गोविंदपुरी और पहाड़गंज में सीरियल ब्लास्ट हुए। 60 लोगों की मौत हो गई, 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इस ब्लास्ट ने देश को झकझोर कर रख दिया। देश इस दर्द को भूला भी नहीं था कि 3 साल बाद 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई पर हमला बोला। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने मुंबई में 160 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद देश में आतंकी गतिविधियों पर रोक लगी, क्योंकि मोदी सरकार ने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्स में तालमेल बढ़ाने के साथ खुफिया तंत्र को मजबूत किया। अत्यंत संतोष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री ने
सभी अभिसूचना इकाइयों को, जो कि लगभग 18 हैं, उनको एकीकृत होकर के और एक समन्वय के साथ कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्र विरोधी तत्व वो तो उनका R&D है, वो एक रूप होकर के काम करते हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न हैं। इसके लिए ये आवश्यक होगा कि हमारी समस्त एजेंसियां, पुलिस फोर्सेस और विशेषकर अभिसूचना संबंधित जो भी इकाइयां हैं, वो एकीकृत रूप से कार्रवाई करें। भारतीय सेना का पराक्रम दुनिया ने देखा। नरेंद्र मोदी सरकार में भारतीय सेना ने जबरदस्त पराक्रम का प्रदर्शन करके ये दिखा दिया कि भारत की रक्षा शक्ति दुनिया के किसी विकसित देश से कम नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी संदेश दिया कि कड़े फैसले लेने में हम भी पीछे नहीं हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के जरिए यह बता दिया गया कि भारत पारंपरिक लड़ाई के साथ साथ मॉडर्न लड़ाई में दुनिया की पेशेवर सेनाओं में से एक है। उरी आतंकी हमले के बाद 28 सितंबर 2016 को दुनिया का आधा हिस्सा सो रहा था और भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। भारतीय कमांडोज ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया। इसके बाद 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो भारतीय वायुसेना ने महज 12 दिन बाद 26 फरवरी को बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी। भारतीय सेना के जांबाजों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत के इस हमले ने आतंक के आका पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। दुनिया भारतीय सेना की दिलेरी को देखकर दंग रह गई। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में चीन को लक्ष्मण रेखा लांघने की ऐसी नसीहत दी कि जिनपिंग सरकार ताउम्र नहीं भूल पाएगी। 15 जून 2020 को चीनी सेना ने गलवान में भारतीय सेना के साथ कायराना हरकत की। नतीजतन गलवान में हिंसक झड़प हुई जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन भारतीय सेना ने 38 PLA सैनिकों को ढेर कर दिया। उस वक्त चीन अपने सैनिकों के मारे जाने की खबर से इनकार करता रहा, लेकिन 3 फरवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार द कलेक्शन ने चीनी सेना के मारे जाने की पुष्टि की। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने अपने यहाँ 4 सैनिकों की मौत का आंकड़ा बताया, लेकिन ठीक इससे अलग यानी 9 गुना ज़्यादा, कम से कम 38 PLA जवानों की उस वक्त मौत हुई थी। उस अखबार ने चीनी ब्लॉगर्स के हवाले से इस खबर को दिया। वन नेशन वन टैक्स, सवर्णों की सुध। पीएम मोदी हमेशा से देश में एक टैक्स के पक्षधर रहे हैं। ऐसे में सत्ता संभालते ही उन्होंने देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST और सवर्ण रिजर्वेशन के मामले को प्राथमिकता दी और लंबे समय से अटके इन मामलों को सुलझाया। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के तीसरे साल यानी 2017 में संसद से GST को पास कराया। 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया। देश में कर सुधार की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम माना गया। GST लागू करने का मकसद वन नेशन वन टैक्स सिस्टम को लागू करना था, जिसके लागू होने के बाद उत्पाद की कीमत हर राज्य में एक हो गई। इसके तहत राज्यों को उनके हिस्से का टैक्स केंद्र सरकार देती है। इतना ही नहीं, सवर्ण के रिजर्वेशन की मांग देश में लंबे समय से हो रही थी, लेकिन किसी भी सरकार ने हाथ नहीं डाला। मोदी सरकार ने मजबूत सरकार, दमदार फैसलों की नीति के तहत अपने पहले कार्यकाल के आखिर में यानी 2019 जनवरी में सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का फैसला किया। मोदी सरकार ने सवर्ण आरक्षण विधेयक को दोनों सदनों में पारित कराकर कानूनी अमली जामा पहनाया। इसके जरिए सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दाखिले में आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का लाभ मिला। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला। मोदी सरकार ने अपने दूसरे शासनकाल में एक ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर लिया। अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य का विभाजन कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश, एक विधान और एक निशान लागू हो गया। आर्टिकल 370 को हटाने के साथ मोदी सरकार ने आतंकवाद पर काबू करने के मकसद से अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में संशोधन कर और कड़ा संदेश दिया, ताकि आतंकियों को उनकी भाषा में समझाया जा सके। ऐसा समझता हूं कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, खास तौर से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व की, उसने आर्टिकल 370 हटाने के बाद एक जो आतंकवादियों की फंडिंग थी, आतंकवादियों का लोकल सपोर्ट था, आतंकवादी तमाम तरह की गतिविधियां वहां पर लोगों को टेरर करते थे, फैलाते थे, और पूरे कश्मीर रीजन में जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ आतंक था, तो उसका खात्मा किया। और दूसरा क्या, भारत में 2 विधान, 2 संविधान, 2 झंडे थे, जो दुनिया में कहीं ऐसा नहीं था। तो उसको ख़त्म करने के बाद जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो यूनाइटेड इंडिया, एक इंडिया और अखंड भारत का सपना था, वो पूरा हुआ। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, वो आतंकवादियों से, आतंकवादियों के सिंपैथाइजर से, आतंकवादियों की फंडिंग करने वाले से और आतंकवादियों को शरण देने वाले से, उन लोगों को रोकने का जो था, उसके लिए जो यूएपीए में संशोधन हुआ, वो भी बड़ा लैंडमार्क संशोधन था। 3 तलाक पर नकेल। मोदी सरकार के दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दंश से निजात दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। मोदी सरकार ने 3 तलाक पर बैन करने के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। 1 अगस्त 2019 से एक साथ 3 तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बना। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को 10 जनवरी 2020 को अमली जामा पहनाया। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने पाकिस्तान व अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए कानून में संशोधन किया। कानून में संशोधन का पूरे देश में विरोध हुआ, तमाम संगठनों ने विरोध किया, तमाम मुस्लिम महिलाएं आंदोलन पे आ गईं, कई लोगों की जानें भी गईं, दिल्ली में दंगे तक हुए, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार ने अपने कदम इस कानून से वापस नहीं खींचे। मोदी सरकार के आर्थिक फैसले। पीएम मोदी के 8 साल के शासन में सबसे साहसिक आर्थिक कदम रहा 10 सरकारी बड़े बैंकों का विलय, जिससे वर्कफोर्स का सही इस्तेमाल हुआ और खर्चों में भी कटौती हुई। इसके अच्छे नतीजे देखने को मिले। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था परेशानी के दौर से उबरने में कामयाब रही। कोरोना काल की पहली लहर में संक्रमण को रोकने के लिए लगे लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था की हालत पर काफी असर पड़ा। ऐसे में मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाया। मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के बीच भारत की बीमार अर्थव्यवस्था को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जिससे जीडीपी को मेगा बूस्टर मिला। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जहां करीब 8% गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा था, वहीं ये आंकड़ा 7.3% पर ही थम गया। और इसी अवधि की चौथी तिमाही में यानी जनवरी से मार्च के बीच जहां 1.3% बढ़त का अंदाजा था, लेकिन 1.6% की बढ़त दर्ज की गई। प्रधानमंत्री मोदी साहब की विजनरी अप्रोच थी, जो 2020 के लॉकडाउन में 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया। उस पैकेज में काफ़ी लिक्विडिटी मेजर्स थे, टैक्सेशन सॉप्स थी, हमारे गरीब भाई बहनों के लिए कई इंसेंटिव्स थे। आज जैसे आपने बिल्कुल सही कहा है, उसका फ़ायदा हमें जीडीपी नंबर्स में साफ दिख रहा है। कैलेंडर ईयर 2022 के अंदर, ये आकाश जिंदल नहीं कह रहा, दुनिया की ग्लोबल एजेंसीज कह रही हैं कि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से, बड़ी इकोनॉमीज में से सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, 8% के करीब से जीडीपी ग्रोथ हमारी बढ़ने की संभावना है। अब पूरी दुनिया की जीडीपी ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेशन है, वो है मियरली 2.8% ग्रोथ का। हमारी इकोनॉमी से एक्सपेक्टेशन है 8% ग्रोथ की। यानी सिंपल शब्दों में, आज हमारी इकोनॉमी पूरी दुनिया से 3 गुना तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान
केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद दुनिया ने हिंदुस्तान की विदेश नीति का लोहा माना। दुनिया के देशों ने भारत की अहमियत को समझा। सुपर पावर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस के साथ जर्मनी, जापान और विकसित देशों के साथ भारत के संबंध बेहतर हुए। देश का सिर सम्मान से ऊंचा उठा और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। पीएम मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में 50 से ज्यादा देशों का दौरा किया और दूसरे कार्यकाल में भी पीएम मोदी ने करीब 12 देशों का दौरा किया। अमेरिका के साथ भारत ने अपने रिश्ते मजबूत किए। सऊदी अरब से लेकर यूएई सहित 8 इस्लामिक देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। इस्लामिक देशों के साथ भारत के संबंध पहले से काफी मजबूत हुए। वहीं अमेरिका में पीएम मोदी ने ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में अमेरिका के तब के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में लोगों को संबोधित किया। स्टेडियम में मौजूद लगभग 50,000 लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम के इस दौरे में दुनिया ने एक नई हिस्ट्री और अमेरिका के साथ नई केमिस्ट्री देखी। इसके साथ भारत ने जापान के साथ भी बेहतर संबंध बनाए। रूस यूक्रेन जंग में भारत ने दुनिया को अपने नजरिए से अवगत कराया और दोनों देशों को अपने मसले को खुद सुलझाने की नसीहत दी। अगर गंगा जल की स्वच्छता को लेकर वही पुराने तौर तरीके अपनाए जाते तो आज भी हालत उतनी ही बुरी रहती। लेकिन हम नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े। हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया। सरकार ने चारों दिशाओं में एक साथ काम आगे बढ़ाया। पहला, गंगा जल में गंदा पानी गिरने से रोकने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का जाल बिछाना शुरू किया। दूसरा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे बनाए जो अगले 10-15 साल की भी जरूरतें पूरी कर सके। इस महीने पीएम मोदी ने जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा किया। तीनों देशों में पीएम मोदी के काम और नाम दोनों का डंका बजा। तो वहीं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल का दौरा किया। महज 5 घंटे के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के साथ रिश्तों का एक नया आयाम भी तैयार कर दिया। नेपाल के साथ कुल 6 समझौतों पर दस्तखत किए गए। इस दौरे में पीएम मोदी ने भारत को विश्व गुरु के रूप में देश नहीं बल्कि दुनिया के सामने रखा और शांति का संदेश दिया। राम मंदिर का सपना साकार। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पुराने मसले का समाधान करते हुए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया। मंदिर निर्माण की नींव रखे जाने के साथ ही राम मंदिर के लिए चलाया गया बीजेपी का आंदोलन सफल हुआ। बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने वाला राम मंदिर का सपना साकार हुआ। इस ऐतिहासिक मौके के गवाह बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। दरअसल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के शिलान्यास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक बुलंदियों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद राम जन्मभूमि का मुद्दा सुलझा था और इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही लगातार मैदान में थी। 1984 में 2 सांसदों से अपनी शुरुआत करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज देश में लगातार राम के ही सहारे शासन और सत्ता में आई है। पीएम मोदी का डिजिटल इंडिया। I dream of a digital India where government is open and governance is transparent. पीएम मोदी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर बेहद संजीदा रहते हैं।
सत्ता संभालने के करीब 1 साल बाद उन्होंने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया। दरअसल मोदी सरकार ने ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार और नागरिकों के बीच इंटरनेट पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल इंडिया पहल की, जिसका मकसद देश को डिजिटल रूप से उन्नत बनाना और सशक्त बनाना था। एक रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल इंडिया से देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने की उम्मीद है। नमामि गंगे 2014 में पीएम मोदी वाराणसी से सांसद चुने गए। उस वक्त उन्होंने गंगा को मां बताया। उन्होंने कहा कि मां गंगा की सेवा करना उनकी किस्मत में है। दरअसल गंगा नदी का न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। 2014 में न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि अगर हम गंगा को स्वच्छ करने में सक्षम हो गए तो ये देश की 40% आबादी के लिए एक बड़ी मदद साबित होगा। ऐसे में गंगा की सफाई सरकार के लिए एक आर्थिक एजेंडा भी है। इसी सोच से मोदी सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को खत्म करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नदी की सफाई के लिए बजट को 4 गुना करते हुए 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दे दी। इस समय जो युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दुनिया के हर देश पर पड़ रहा है। भारत शांति के पक्ष में है, बातचीत से हर समस्या को सुलझाने के पक्ष में है। लेकिन जो देश सीधे जंग लड़ रहे हैं, भारत का उनसे आर्थिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से नाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो 8 साल बेमिसाल की एक छोटी सी झलक और तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की। हालांकि ये जो टेन्योर है 8 साल का, ये बहुत लंबा है, लेकिन छोटे छोटे क्लिप्स के जरिए हमने दिखाने की और समझाने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, यानी कि 8 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने देश को कितनी नई दिशा दी है और दशा दी है, साथ ही किन ऊंचाइयों पर प्रधानमंत्री ने हमारे देश को पहुंचाया। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ।